हेलो वेलकम टू सतोलॉजी। आप सबका सतोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे महाभारत के वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो मुझे जरूर बताइएगा, जो आपने देखे दो तीन चैनल के ऊपर और भागवत पुराण पे। और इस ये लाइव शो है, विंग कमांडर उदय जी ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे किस तरह भारतीय वायुसेना, थोड़ा अलग टॉपिक है, मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, लेकिन किस तरह भारतीय वायुसेना चीन को निरंतर जवाब दे रही है और किस तरह वो उसकी प्रिपरेशन भी है। लेकिन ये सब कनेक्शंस जो हैं रामायण महाभारत से भी होते हैं। ये सारे जो कनेक्शंस हैं, लाइव कनेक्शंस हैं, किस तरह भारतीय रक्षा, ये भी टॉपिक्स धर्म के ही होते हैं। और मैंने आपको अपने काफ़ी वीडियोज में बताया भी, मेरी पुस्तकों में भी है कि किस तरह भारत की जो सीमाएं हैं ये किर्गिस्तान से शुरू होती है, मध्य देश में पश्चिम में जाती हैं, ये हस्तिनापुर की सीमाएं हैं, और पूर्वी दिशा में चंपारण्य की तरफ जाती हैं। चंपारण्य दो हैं, एक भारत में है और एक है कंबोडिया में, वियतनाम कंबोडिया, जो ईस्ट पूर्वी समुद्र के देश है। उसकी उत्तरी दिशा में है चीन और दक्षिण में लंका तक जाती हैं। तो ये भारत की सीमा है। उत्तर में किर्गिस्तान चदोबा नदी तक जाती हैं। ये भारत की सीमा है। लेकिन आजकल जो है क्या हो गया है कि मिथोलॉजी इतना बढ़ा दी गई है, हमें समझते हैं कि भारत जो है सिर्फ एक छोटा सा नन्हा सा भारत ही बचा है। उसमें अंग्रेजों ने इतने सारे टुकड़े कर दिए। तो पहली बार G20 समिट भी हो रहा है भारत में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारत में इस समय। ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व के सभी लोग भारत में हैं। तो बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम समय चल रहा है। मैंने एक कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह कणिक और युधिष्ठिर का संवाद, शायद वो वीडियो आने वाला है, या उसके पहले जब मैंने नारद मुनि के गुप्तचरों के बारे में बताया था, वो वीडियो जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे मेंबर बनिए, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, और 1 लाख सब्सक्राइबर तक लेकर जाइए इस चैनल को, क्योंकि तब हम लोगों को और भी फैसिलिटीज मिलते हैं इस तरह के शोज करने के। और टीम ने काफी मेहनत भी किया है। एंड तो मैं वेट कर रहा हूँ उदय जी का ज्वाइन करने के लिए, नॉट ऑन यूट्यूब, उनको दूसरे लिंक पे ज्वाइन करना है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ उनका ज्वाइन करने के लिए। लेट अस सी वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। तो 1 मिनट मुझे समय दीजिए टू ज्वाइन इस पे, क्योंकि मैं उनको देख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। वो शायद यूट्यूब में ज्वाइन कर गए, लेकिन वो इधर नहीं ज्वाइन किए। उनको ज्वाइन इधर करना है, वो टेक्स्ट कर रहे हैं मुझे। 1 मिनट रुकिएगा मेरे साथ, आप सब लोग जुड़े रहिए, आप सब लोग। तो उनको मैंने भेजा है। अच्छा, आप लोग जो जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ट्रैवल्स के लिए, मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया है कि मैं मैक्सिको एक और टूर करने जा रहा हूँ, और वो भी महाभारत की दृष्टि से करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ वहाँ पे अभी आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। कोर्स हमारा मेरी थोड़ा डिले हो रहा है हमारी वजह से, बिकॉज सो मैनी एप्लीकेंट्स। और एक सेशन हमारा शुरू हो चुका है मंडे वाला, वेडनेसडे और फ्राइडे का सेशन अभी बाकी है। सो हम लोग वेडनेसडे और फ्राइडे के लिए नई एप्लीकेशंस ले रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारे कोर्सेज फ्री होते हैं। ओनली डोनेशन की, अगर डोनेशन देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो फ्री। लेकिन ओनली वन कंडीशन है, आपको पूरे 12 सेशन ज्वाइन करने पड़ेंगे एक साथ। तो आज अगर हम बात करें इनका कि किस तरह भारत की जो महाभारत का जो नक्शा है, मैं कभी आपको मैप पे भी दिखाता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे मैप्स बना चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम के शो में रिमाइंड किया गया था मुझे कि पूर्वी दिशा और उत्तरी दिशा बाकी है अभी। शायद नहीं, उत्तरी दिशा बाकी है, किसी ने बताया था मुझे। तो उस पर मैं जल्दी से जल्दी शो करूंगा, और शायद उसमें कल ही करूँ मैं। एंड देन वहां से हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग विद हिम। ही इज सपोज टू जॉइन। No, he has the right link actually. He has the right link, and that's why I'm waiting for him. And
दी तो ये जो उत्तरी, तो किस तरह आप महाभारत को पढ़ें, दैट इज इम्पोर्टेंट। द बेस्ट तरीका है महाभारत को पढ़ने का, दैट यू स्टार्ट विद लिटिल बिट नॉलेज ऑफ, थोड़ा सा भागवत पुराण पढ़िए पहले। भागवत पुराण का पहला चैप्टर, पहला स्कंद, क्योंकि वहां पे आपको पता लगेगा सुखदेव गोस्वामी के बारे में। आप मेरी नई पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप गीता प्रेस की महाभारत पढ़िए, और from there you begin to slowly move into the Mahabharata, because once you are the mood of भागवत पुराण, then महाभारत समझ में आती है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, स्ट्रेट में महाभारत पे जंप करते हैं और फिर महाभारत से पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें कभी कभी महाभारत से उनको रुचि नहीं रहती, क्योंकि महाभारत बहुत ही लंबे, हर इंसिडेंट के बीच में डीप में जाती है। कलियुग के हिसाब से, व्यासदेव के हिसाब से बड़ा लाइट कन्वर्सेशन है, लेकिन हमारे हिसाब से काफी डीप कन्वर्सेशन है, लेकिन वो ऐसे जाती है वो। लेकिन अब हमको पढ़ने में रुचि दिखानी पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और आपको पढ़ाएगा। भारत की में जो जितने भी ये लोग जो सेक्युलरवादी लोग हैं, जो लोग, सेक्युलर एक तरीके नेगेटिव शब्द है। सेक्युलर मतलब उसका शब्द होता है कि मर्ग, अर्थ आता है कि नास्तिक एक तरीके का। तो नास्तिक तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। और सेक्युलर मतलब होता है कि जो चर्च के विरुद्ध हो, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेफिनेशन। तो सेक्युलर तो हम लोग कहीं भी है नहीं। हम लोग को जो सेक्युलरिज्म जो लिखा है भारतीय संविधान में, वो इंदिरा गांधी ने बाद में ऐड किया, वो उससे भारत का कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि भारत तो एक धार्मिक देश है। धार्मिक देश मतलब जहाँ पे जिसका भी जन्म होता है भारत में, वो इतना पवित्र माना जाता है। वो जन्म इतना कठिन जन्म होता है, क्योंकि उससे कर्म बंधन से आपको मुक्ति मिलने वाली है। वेरी स्पेशल बर्थ। इंडिया, पूरे पृथ्वी पे सिर्फ एक ही जमीन ऐसी है जहाँ पे जन्म होने पर आपका जो जन्म को ही दिव्य माना गया है, दैट इज भारत। और अभी तो बहुत ही अच्छा मुझे लग भी रहा है कि आजकल इंडिया शब्द का प्रयोग कम हो गया है और भारत का शब्द बढ़ गया है, और जो इंडिया बोलने वाले हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा एक समय चल रहा है, सब वही सभी लोग बड़े खुश हैं। तो एक मैं इन विंग कमांडर जी का भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इनका शो है। अ, एक मिनट रुकिए। बट एनीवे, तो मैं इनका, जब तक वेट करेंगे तब तक हम लोग अपना बात करते हैं। तो जो भी इधर जुड़ रहा है, तो जो भारत जो शब्द है उसका ओरिजिन क्या है? बहुत सारे लोग आजकल जो पॉलिटिकल बातें करते थे, अभी उनमें से कोई भी लोग जो है वो, उनमें से कोई भी लोग जो है जो पॉलिटिकल बातें करते थे, आजकल बहुत सारे लोग सनातन में बातें करने लगे हैं। कई कई लोग तो महाभारत, भारत का अर्थ भी बताना शुरू कर दिया। ये जो शब्द भारत है, ये बहुत पुराना शब्द है। ये द्वापर युग से कनेक्टेड शब्द है। और एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिएगा मेरे साथ आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, इनका कोई है नहीं इधर। आ, भरत महाराज शकुंतला के साथ कनेक्शन है उसका। सो जब आप भरत और शकुंतला की जब स्टोरी देखते हैं, तो भरत और शकुंतला में का जो पुत्र है, जो शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र है, उनको भरत बोला जाता है। और इनका जो कहानी है बचपन का, वो ये है कि ही यूज्ड टू कैच अ टाइगर विद हिज रॉ हैंड्स। ये इनका था। तो आजकल ईरान में अगर आप स्टोरीज देखेंगे तो यही स्टोरीज हैं सारी। इसका मतलब ये है, क्योंकि उस समय ईरान जो पारसी बोलते थे, दैट वाज ए पार्ट ऑफ भारत, एंड भारत का प्रोविंस है माना जाता है। तो ये जो स्टोरीज वो लोग अपनी दिखाते हैं एज ए पर्सन, वो एक्चुअली भारत की स्टोरीज है, क्योंकि भारत भी वहां पे था, पार्ट भारत था वहां पे।
लोग आजकल के लोग हंस देंगे हमारे ऊपर ऐसा बात करेंगे, बट महाभारत में उसका क्लियर वर्णन है। तो विंग कमांडर जी ज्वाइन कर चुके हैं, सो लेट अस ऐड हिम। वेलकम कोलाटकर। Good evening, good morning, wherever you are. आई Uh, एम इन सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। oh, great. So, No, lovely. and Yeah. where you are? I'm in Mumbai. Yeah. Mumbai. So Yeah. Mumbai and San Diego are two apart, two Yeah. places. तो तो दर्शकों को बता दूं, विंग कमांडर उदय कोलाटकर इज वन ऑफ द एस ट्रेनर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो जो लोग जुड़ रहे हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यू विल बी सो इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनालिटी दैट यू विल इमीडिएटली, आई मीन क्या बोलेंगे, फॉल इन लव विद हिम। इतने सिंपल है, बट वन ऑफ द एस ट्रेनर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, हाईली अवार्डेड, हाईली डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये मैं इनसे थोड़ा महाभारत में भारत के का जो इतिहास है उस पर मैं बात कर रहा था सबसे, कि किस तरह भारत का नाम पड़ा, और किस तरह भारत जो देश है वो आज का नहीं है। भारत का देश बहुत ही पुराना देश है, और इससे कंट्री ऑफ ब्रेव पीपल, इट्स ए कंट्री ऑफ वॉरियर्स। यही हमारे सभी राज्यों का यही इतिहास रहा है, इट्स ए कंट्री ऑफ वॉरियर्स विद स्ट्रांग नॉलेज ऑफ धर्म। तो पहले बताइए, जो यूक्रेन के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल हमको ये छोटे छोटे प्रांतों से भी कंपेयर करना पड़ता है, बिकॉज नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट ने पूरी दुनिया को छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया है। और वो इसलिए किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जमीन को यूरोपियन हथिया सके। तो इफ यू सी ए कंट्री लाइक स्वीडन, which is just like the size of Mumbai, will be talking on equal terms with India. You know, it's a very unequal situation, but still we have to discuss it. तो ये जो रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, इनका दर्शकों को ये भी बोल दूं कि पिछला वीडियो भी उनका देखिएगा हमारे चैनल पे, वेरी वंडरफुल कन्वर्सेशन वी हैव। सो व्हाट इंडिया हैज लर्नड और इज लर्निंग फ्रॉम रशियन यूक्रेनियन वॉर फ्रॉम द एयरफोर्स पर्सपेक्टिव। Thank you very much. Thank you, Adi. And बहुत मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं हिंदी में बात कर सकता अभी सब लोगों के साथ। नॉर्मली इंग्लिश अंग्रेजी में बात करता हूँ। मैं एक्चुअली महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मेरे को अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है, क्योंकि मेरा जॉब में, जैसे मैं पहले एयरफोर्स में था, उसके बाद एयरलाइन पायलट वगैरह बना, फिर उसके बाद मैं स्टाफ कॉलेज में काफ़ी इंस्ट्रक्टर था। तो और मैं एक्चुअली 1986 से कोई ना कोई फील्ड में इंस्ट्रक्टर बना हूँ। एमफिल वगैरह किया है मैंने, और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, एंड पीएचडी भी शायद करूँगा अभी टाइम मिलेगा तो। तो जो आपने आपने बिल्कुल सही चीज़ पूछा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो वॉर चलता है ना, उससे बाकी फौजी लोग उसको काफ़ी ध्यान से देखते हैं, और क्या उसमें सीख सकते हैं, क्या क्या वो लेसन्स ले सकते हैं जिसमें कि वो अपने देश को सुरक्षित रखें। तो एक एक चीज़ आप देख लीजिए कि यूक्रेन यूक्रेन जो है पूरा, उसमें वहाँ पर ज़्यादा पहाड़ नहीं है, बहुत ही फर्टाइल कंट्री है, उसमें जेंटल स्लोप्स है, रिवर्स हैं, बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उसमें मिनरल डिपॉजिट्स है, और बहुत ही टेम्पटिंग टारगेट है। तो चाहे कुछ भी बोले, जहाँ पर आपको मिनरल्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे या फर्टाइल लैंड मिलेगा, क्योंकि दुनिया के लिए तो एक तो खाना होगा, और एक तो अपना इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट चाहिए मिनरल्स के लिए। तो ये दोनों चीज़ यूक्रेन में बहुत ज़्यादा है, और पूरा फ्लैट लैंड है। तो वहाँ पर जो है, जो लड़ाई हो रहा है अभी, जो घमासान लड़ाई हो रहा है काफ़ी जगह में, वो बेसिकली वो रिसोर्सेज के लिए है। एक तरफ से यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो से जुड़ जाए और यूएसए से जुड़ जाए, और रशिया चाहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बिल्कुल बॉर्डर के बगल में है, और हम इसको यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन नहीं आने देंगे, हमको बहुत ही तकलीफ होगा सिक्योरिटी वगैरह से।
तो उसमें क्या होता है कि जो जो एयर पावर वगैरह यूज किया है, ये एक्चुअली 2014 में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था इनका इंडक्शन यूक्रेन में। और रशिया के पास जो था वो तो इंटरनली वो क्रिएट करते थे, और शायद दूसरे लोगों से इतना उनको जरूरत नहीं था लेने के लिए। तो जो एयर पावर यूज किया था, तो आपको याद होगा कि जब फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था युद्ध, तब विंटर का टाइम था। तो रशियन फोर्सेस तो फटाफट घुस गई कीव के पास और सराउंड करने की कोशिश की। लेकिन 2014 से इनको तैयार थी, जब से रशिया ने क्रीमिया को अब्सॉर्ब किया था, तब से इन्होंने तैयारी चालू की थी। तो उनके डिफेंस फोर्सेस, एक्चुअली यूक्रेन के डिफेंस फोर्सेस रेडी थे इसके साथ। और बेसिकली उनको पहले तो बैटल पूरा जमीन पे ही हुआ, टैंक्स के और एंटी टैंक वेपन्स के बीच में, और ड्रोन्स काफी यूज किए। और बीच में एयर पावर यूज करने की कोशिश किया था रशिया ने, बट इतने सैम सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंसेस हो गए उधर, मोबाइल सरफेस एयर टू डिफेंसेस प्लस स्टैटिक डिफेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे यूक्रेन में। तो इनके इतने लॉसेस हो गए एयरक्राफ्ट के कि उनको फिर मना करना पड़ा कि हम नहीं भेजेंगे, सिर्फ ड्रोन यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ जो है हमको हमको सीखना पड़ेगा कि सिर्फ जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट पे आप पूरा वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका फाइटर एयरक्राफ्ट भी बहुत महंगा चीज़ है। और अगर आप उसको बार बार घुमाते, पायलट्स भी जाएंगे उसमें और एयरक्राफ्ट भी जाएंगे, काफ़ी महंगा चीज़ है वो, उससे काम नहीं होगा। और ड्रोन्स के साथ क्या होता है कि ड्रोन इतना महंगा नहीं है, बहुत ही चीप चीज़ है, लेकिन जो सरफेस टू एयर मिसाइल यूज़ करते हैं उसको नीचे लाने के लिए वो बहुत महंगा है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल मीन्स इतना महंगा है कि यू कैन से like maybe even $10 million a piece. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके ऊपर जो अटैक्स होते हैं ड्रोन के, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, उनका रेडार्स वगैरह उनको नष्ट कर देते हैं, तो उनको फिर गाइडेंस नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो एयर पावर में अभी नया नया फेज हो गया है कि ड्रोन वॉरफेयर। तो इसमें इसने भारत ने बहुत कुछ सीखा है। ये जो वॉर से भारत ने बहुत कुछ सीखा है। अभी ऑलमोस्ट 15-20 ड्रोन्स हमारे प्रोडक्शन में है। ऑलरेडी हम लोग स्वॉर्म ड्रोन्स बनाए हुए हैं जो ऑलरेडी इन ऑपरेशनल यूज है। और स्वॉर्म ड्रोन्स में क्या होता है कि हम लोग उसको यूज कर लेंगे फॉर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टारगेट्स, एंड उसको पूरा नष्ट कर देंगे स्वॉर्म ड्रोन्स के साथ। और ऑफ कोर्स हम प्रेडेटर ड्रोन भी ला रहे हैं, वो भी काफ़ी महंगा ड्रोन है, वो यूएसए से मिल रहा है हमको शायद। और उसमें क्या होगा कि हम लोग उसका लॉइटर टाइम 13 आवर्स है, और उसका रेडार सिग्नेचर बहुत छोटा है। तो कभी 30,000 फीट पे जाके लॉइटर करता रहेगा, जैसे सैटेलाइट से उनको पता चला कि कोई टारगेट घूम रहा है और उनको मार सकता है, तो प्रेडेटर ड्रोन के पास वेपन्स होता है उसके साथ में, तो वो लॉन्च करके लेजर गाइडेड वेपन्स कर सकता है उसको। हाउएवर जो हमारे जो टेरेन है वो ओनली पार्शियली प्लेन्स है। जो हमारा चाइना के साथ टेरेन है वो मेनली माउंटेन्स है। तो हमने सबसे ज्यादा जो सीखा है जो वॉरफेयर, इस बार माउंटेन वॉरफेयर के बारे में हमने सीखा है कारगिल वॉर में, क्योंकि हाँ, कारगिल। उसपे एक मिनट मैं आपको रोकूंगा वहां पे, हाँ क्योंकि हाँ दर्शकों को बड़ा इंटरेस्ट होगा कि किस तरह, क्योंकि लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। और हमारा हाँ। चैनल एकदम नॉन कमर्शियल है, टोटली नॉन कमर्शियल चैनल है। और सो ये जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में, हाँ जी, एंड मैं था उसमें, एक्चुअली आई वाज वेरी यू हैप्पी वर पार्ट ऑफ इट, दैट यस। आई वाज देयर फॉर दैट। यस। एंड देन वी लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। तो हम लोगों ने जो तेजस में भी, जो प्लेन है उसके अंदर भी वो टेक्नोलॉजी आप मुझे बता रहे थे डाली है करेक्ट ना? करेक्ट करेक्ट। सो key learnings from Kargil war, and how
we can control China with that kind of war? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और इसमें देखिए कितना हम लोगों ने सीखा इसके बारे में, क्योंकि तेजस में एक्चुअली सही बताऊं तो 2001 तक 85 में स्टार्ट हो गया था, 83 में स्टार्ट हो गया था तेजस का पूरा। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था करियर, मैंने HF-24 में स्टार्ट किया था, जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट था इंडिया का। और मैंने जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन था वो 61 में स्टार्ट हुआ, 62 में गवर्नमेंट ने उसका फंडिंग बंद कर दिया। सो जो जहाज हम लोग चला पाए तो वो खिचड़ी था एक्चुअली हर चीज का, और मटेरियल फेलियर्स, कुछ ध्यान नहीं किया उसमें ज़्यादा। तो उसके वजह से हम लोगों ने जब दोबारा तेजस स्टार्ट किया मैन्युफैक्चर मीन्स डिज़ाइन एंड डिज़ाइन के लिए, तो उसमें 15-16 साल लग गया उसका पूरा सेटअप करने में। जो एक्चुअली अगर हम HF-24 का प्रोजेक्ट बंद नहीं करते तो शायद विद इन फ्यू इयर्स हो सकता था स्टार्ट। तो ये मेन चीज़, मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ही हुआ है। और तेजस का जो, बट जो भी है, कभी कभी कोई चीज़ अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि हमारा इनिशियल डिज़ाइन जो तेजस का था वो एक्चुअली कॉपी ऑफ मिराज 2000 का था। अभी मिराज 2000 फ्रांस का जहाज है, और वो फ्रांस का जहाज मीन्स फ्रेंच, बेसिकली फ्रेंच रिक्वायरमेंट्स के लिए बना था, दैट इज वॉर इन प्लेन्स। अभी क्या है कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमको पता चला कि हमारा तो मेन वॉर्स तो पहाड़ों में ही होंगे, और उसके लिए हमारे पास चाहे मिराज 2000 है, हमको मिराज 2000 कभी यूज ही नहीं किया पहले माउंटेन्स में। तो ये अपने इतने बहादुर पायलट थे, तो पहली बार उन्होंने दिन में तो कभी उन्होंने यूज ही नहीं किया माउंटेन्स में, उनको तो रात में जाके करना पड़ता था। अब ये सोचो कि वो जब जाते थे तो रास्ता है जाने का कारगिल के लिए, वो रास्ते में वो माउंटेन रेंज का जो रेंज है, जो हाइट है, वो ऑलमोस्ट 25, 26, 27,000 फीट तक आता है। तो आप सोचो कि ये जहाज अगर 35,000 फीट पे है तो 10,000 फुट नीचे उनके पास माउंटेन रेंज है। उसके बाद इनको उसमें डाइव करना है, और इनको फिर बम करना है। जो जो माउंटेन टॉप्स पे लोग बैठे थे, वो एक्चुअली माउंटेन टॉप्स में जो लोग बैठे थे वो 14-15,000 फीट पे थे, 14-15,000 पे, जो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन वो माउंटेन पीक्स पे नहीं थे। वो माउंटेन पीक तो और भी ऊंचा था उनसे, 20,000 तक। तो इसलिए जब वो माउंटेन पे डाइव कर रहे थे, आप सोचिए कि आप अगर डाइव कर रहे हैं तो जब पुल आउट करेंगे तो बाय चांस थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत होगा तो आप तो माउंटेन में घुस जाएंगे ना। तो इसलिए इतना उन लोग बहादुर पायलट्स थे हमारे, जो इतना मीन्स उन्होंने रिस्क लिया कि एक तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में जाना पड़ा उनको। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्या है कि मैं भी कितने बार जा चुका हूँ उसके ऊपर। मैं तो जैगुआर में था, तो मेरे को जैगुआर में इतना प्रॉब्लम नहीं था। जब हम जाते थे माउंटेन्स के ऊपर, तो अगर एक सिंगल इंजन फेल हो गया तो एटलीस्ट हम वापस आ सकते हैं। बट अगर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट चला जाए उधर, और बाय चांस वो इंजन में कुछ भी खराबी हो जाए, चाहे गोली लग जाए, कुछ हो जाए बाय चांस, जैसे स्मॉल आर्म्स फायर में, तो बेचारा उसमें ग्लेशियर में उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए मैं उनको बोलता हूँ बहुत बहादुर अपने पायलट्स थे, और बहुत होशियार थे, बहुत अच्छे स्मार्ट थे, और इतना पुराना टेक्नोलॉजी उन्होंने अडेप्ट किया कारगिल वॉर में। तो इसलिए वो जो टेक्नोलॉजी है अभी हमने LCA में डाला हुआ है, वो उससे अच्छा, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी। जो भी हमारा फ्लॉज थे ना मिराज 2000 में, वो सारा टेक्नोलॉजी हमने तेजस में डाला हुआ है। और उसके वजह से तेजस का जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है पहाड़ों में, वो बहुत ही बढ़िया हो गया एक्चुअली। और जैसे स्क्रीन अगर बाय चांस आप लेजर बम गिरा रहे हैं, तो आप सोचो कि एक छोटा सा स्क्रीन
बाय 10 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स में झुक के देखा था मिराज 2000 पायलट वाला, और उसके साथ साथ वो डाइव भी कर रहा है, वो अकेला है एयरक्राफ्ट में, वो डाइव भी कर रहा है, वो ट्रैक भी कर रहा है टारगेट को, और फायर भी कर रहा है। ये छोटा सा स्क्रीन था उसके पास। अभी पूरा प्लेट, जैसे आप बोल रहे थे ना कि एलसीए का कॉकपिट का डिजाइन एकदम चेंज हो गया है, तो ये पूरा प्लेट है, उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, और ऑटोमेटिक लॉकिंग है उसमें। तो एक बार आपने ट्रैक करके लॉक किया टारगेट को, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप जेंटल मैनूवर्स करते रहिए, वो मिसाइल अपने आप फायर हो जाएगा और अपने आप जाके वो टारगेट पे उड़ा देगा टारगेट को। तो ये सारी चीज जो है अभी, और इतना मनूवरेबल हो गया एलसीए, इट्स द लाइटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास। इतना छोटा सा है, बहुत खूब मनूवरेबल है, और उसका लॉइटर टाइम भी 3 घंटा के करीबन होता है। तो वो इतना जल्दी मीन्स इतने, और उन लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक 80 तेजस का ऑर्डर दिया हुआ है, 80 एलसीए तेजस मार्क 1, और जो मार्क 1 ए भी, मार्क 1 ए जो है थोड़ा एडवांस्ड है, उसके लिए भी 80 ऑर्डर किया है। बट जो मेन हमारे पास रिप्लेसमेंट आने वाला है, जो MiG-21 को रिप्लेस करने वाला है, मार्क 2 है, तेजस मार्क 2। उसमें तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे एवियोनिक्स वगैरह है जो इन दोनों में नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने काफी कुछ सीखा है जो कारगिल वॉर से, क्योंकि कारगिल वॉर जो है हमारा, जो आप बताइए कि 62 वॉर में हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पाए, आप सोचिए। जो हमारा मेन प्रॉब्लम है चाइना के साथ, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, वो उनका साउथ तिब्बत है, तो वो बोलते हैं तो हमारा है, हम तो 62 वॉर में हम जब हमारे जो बेचारे सोल्जर्स थे उस टाइम, आप सोचिए नॉर्मल पुलोवर्स के साथ हम लोग गए थे, और 303, ये भी नहीं कि ऑटोमेटिक फायर वेपन, हम लोग वो एक बार उसको बोलो 303 ऐसे उसको एक फायर करो, फिर उसको खींचना पड़ता है, फिर ऐसे करके हमारे पास इतना भारी है वो, इतना भारी है, इतना मुश्किल होता है उसको चढ़ने में। मीन्स आप अपने नॉर्मल वे पहाड़ों में चढ़ते थे ये बेचारे लोग, आप सोचिए कि वो ये पीक्स वगैरह में घुस ऊपर जाके, इतनी ठंड में वो बेचारे, अक्टूबर में हुआ था ये, सितंबर अक्टूबर में हुआ था ये, इतनी ठंड में वो 303 फायर कर रहे, ग्लव्स भी नहीं थे उनके पास, वो ऐसे कुछ फटे हुए बनियान वगैरह अपने हाथों में लगा करके, ताकि हाथ फ्रीज ना हो जाए। और अभी देखो क्या चीज है अपने लोगों के पास, कितना अच्छा है, इन लोगों ने प्रोग्रेस किया हुआ है। और इसके वजह से मेरे को तो जो पहला ये अपना जो गवर्नमेंट चल रहा है अभी, बहुत ही डिफेंस, प्रो डिफेंस है और प्रो एक्टिव है, और बहुत सपोर्ट करता है डिफेंस को, और उस अपने जो सोल्जर्स हैं उनको बहुत मोरल बूस्टिंग करते हैं वो लोग, कितना कर सकते हैं उतना उनको वो करते रहते हैं, मोरल भी बहुत बड़ी जरूरी चीज भी है। है क्योंकि जिस तरह भारत ग्रो कर रहा है, बिकॉज अगर भारत की मिलिट्री नहीं होगी तो ये वेस्टर्न कंट्रीज पूरा बुली करेंगे. बिल्कुल वी सी द एग्जांपल व्हाट दे आर डूइंग इन अफ्रीका. और पूरा दे आर बुलिंग सो मच दीज अफ्रीकन कंट्रीज. इनफैक्ट तो नाइजर से अफ्रीका इज नॉट इवन लिविंग because he knows that not Nigeria, Niger, people of Nigeria cannot even defend themselves. So लोग, people should remember, ये तो पुराना इतिहास है. Even in Mahabharata time, Yudhishthir says that we have to build an army bigger than Duryodhan's to counter. और भगवान राम ने तो रावण से 10 गुना बड़ी आर्मी तैयार करी. एंड भगवान राम का तो इज नोन फॉर मैनेजिंग द लार्ज आर्मीज. उनका ये स्किल था उनका कि मैनेज, जस्ट लाइक हिज फादर दशरथ वाज आल्सो वेरी वेल आर्मी ऑर्गेनाइजर. तो सो दिस इज द हिस्ट्री हमारा. सो विदाउट आर्मी प्रिपरेशन वेस्ट विल नेवर टेक यू सीरियसली. West is coming to India because they know Indian soldier can fight a war which they cannot fight with India. And it is exposed now कि all the Western armies are assassination armies, like they are hired killers. आप एक आदमी को मार सकते हैं, दो आदमी को मार सकते हैं. And the Russian foreign minister said, I think he's in India also now, right now, बोला कि you guys cannot fight a war.
You can fight a small assassination, you can fight small battles, but you cannot fight a war with equals, उन्होंने बोला इन्होंने. And we see the result. Afghanistan, Iraq, Iran, Vietnam, every single place American forces have been routed. पूरा rout हुआ है उनको. So tell us, इसी पे कंटिन्यू करते हुए, like how the 62 वॉर पे आप चाइना पे इधर आए हैं, but the the capability of Indian Air Force has gone manifold, but lot more needs to be done also. कि बिल्कुल. tomorrow in a hypothetical scenario, the West comes to its old ways and starts using military pressure, so how will India take care of that? तो ये एक चीज आप समझ लीजिए कि नो आर्मी कैन फाइट विदाउट इट्स लॉजिस्टिक्स. ओके, सो अगर आपके पास खाने के लिए सामान नहीं है, आपके पास एम्युनिशन वगैरह नहीं है, तो आप कैसे कैसे आप उसको कैसे लड़ सकते हैं अगर एम्युनिशन नहीं है खाने के लिए. तो लॉजिस्टिक्स मेन चीज है कोई भी आर्मी के लिए, कोई भी एयरफोर्स के लिए. अगर लॉजिस्टिक्स नहीं रहेगा तो फिर वो नहीं लड़ सकता. तो उसमें क्या है कि जैसे कारगिल वॉर में मुंटो ढालो इनका लॉजिस्टिक्स हब था, जो कारगिल में घुस गए थे लोग. तो उसको हमने तो पहले तो हमने यूज ही नहीं किया एयरफोर्स को. हमने काफी देर, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया हमारा. वो मीन्स वो थर्ड थर्ड मई को हमको पता चला कि वो लोग घुस गए. यानी कि पहले से ही पता था, अप्रैल में ही पता था, लेकिन थर्ड में थोड़ा सा हमारा झटका लगा कि ऐसे कुछ हो गया है. और जब तक उस टाइम क्या हुआ था कि मुशर्रफ ने कुछ ऐसा किया था वाजपेयी सर के साथ कि ऐसा दिखाया था कि हम तो आपके दोस्त हैं, हम तो दोस्ती करना है हमसे. तो उस टाइम पूरा गवर्नमेंट में ऐसा माहौल था कि भाई दोस्ती करना है. तो अगर आर्मी और इंटेलिजेंस से उनके पास कॉल भी जाता था कि भाई ये लोग घुस गए हैं, ये सोल्जर्स लोग घुस गए हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स घुस गए, तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ. और ओनली 26 मई को फिर जब एक्चुअली कैप्टन कालिया का जो बॉडी मिला, उनका शव जो पहले पेट्रोल वगैरह उनका बुरी तरह टॉर्चर किया हुआ था, तब जाके थोड़ा सा इनका आंख खुला कि भाई कुछ करना पड़ेगा. तब जाके उन्होंने बोला एयरफोर्स को कि गो हेड एंड टेक पार्ट इन इट. क्योंकि पहले सब डरते हैं कि एयर पावर यूज करेंगे तो पूरा वॉर हो जाएगा, ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, सब इतने डरते हैं उससे. तो न्यूक्लियर वॉर ऐसा इतना जल्दी नहीं होता है. दोनों देश को मालूम है कि अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करेगा तो उसका कोई किसी को फायदा नहीं होने वाला उसमें. तो इसलिए जो मेन चीज है हमको समझना चाहिए कि जैसे 62 वॉर में हमने तो एयरफोर्स यूज ही नहीं किया. मेरे पिताजी कैनबराज में थे, वो जोहराट में वेट कर रहे थे, पूरा स्ट्रैप अप करके वेट कर रहे थे कि हमको अगर जरूरत पड़े तो बुला लेंगे. लेकिन और हम लोगों ने फोटो रिकॉग्निशंस मैसेज भी मिशंस भी किए थे, जिसमें हमने बताया भी था कि इतना उनका सोल्जर्स का पिकअप है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने जो टॉप वाले थे. और बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे जैसे अच्छा हम लोग तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं ये सब, ये लड़ाई नहीं होगा. लेकिन जब वो घुसे तो अपने लोग मरे ना, सोल्जर्स वगैरह मर गए. तो क्योंकि हम लोग अगर हमको गो कर देते तो सारे जो कैमराज वेट कर रहे थे वो जाके उधर बॉम्ब कर देते उनका लॉजिस्टिक्स को, तो फिर वो आ ही नहीं पाते अंदर. तो ये मेन चीज है. दो चीज हमने एटलीस्ट कारगिल वॉर में हमने सीखा कि मेन लॉजिस्टिक्स के पीछे पड़ो. तो उसमें हमने उसको उड़ा दिया. उसमें 300 पाकिस्तानी मरे थे, तो उसको उड़ा दिया था हमने. तो उसके वजह से हमारा जो है आर्मी का थोड़ा सा आसान हो गया टास्क. लेकिन जो ऑलरेडी सप्लाई किया हुआ था उन लोगों ने, मीन्स ऑलरेडी सप्लाई जो पिकेट्स पोस्ट में चले गए थे वो ऑलरेडी काफ़ी था उनके पास. तो एक महीना 1-2 महीना तक काम चला उनका उसमें, वेपन्स वगैरह. तो उसमें हमारे काफ़ी नुकसान हुए. 560 सोल्जर्स बेचारे शहीद हुए. और ऐसा नहीं होना चाहिए था. हम लोगों को पहले थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इस चीज़ में. तो हमारा जो रिकॉन्नेसेंस कैपेबिलिटी है बहुत बढ़ गया है तब से, और सैटेलाइट वाला भी बहुत अच्छा हो गया है. तो उससे क्या होता है कि अभी हम लोग कुछ तो पहले ही हमको
जैसे हमारा 2-3 क्लैश हुए हैं, तो हमको पता चला पहले ही कि ये कुछ कर रहे हैं। तो हमारे सोल्जर्स को पहले ही थोड़ा-सा पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। तो उससे हमारा इतना क्योंकि वो एक्चुअली चाहते थे कि 62 जैसा कोई चीज़ करना है उनको, ये जो गलवान क्लैश में। लकीली हमारे जवान कुछ रेडी थे उनके लिए, तो इसलिए हम लोग उनको अ, रोक पाए। और ये तो हमेशा रहेगा और इसलिए मेरे को अच्छा लगता है कि जो हमारा एलसीए जैसा जहाज है और राफेल जैसा जहाज है, वो उनको बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देगा अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो। मुझे ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस है इनके साथ। तो दैट हाँ, तो आप कुछ पूछना है आपको? नहीं, सीन वेरी एक्चुअली एक्चुअली मैं थोड़ा इसमें डीप डाइव करना चाहता हूँ, बिकॉज अमेरिका में एक हवा बनाया हुआ है ओके। कि चीन इज द बिगेस्ट एनिमी, चाइना इज, और अमेरिका में क्या होता है, जो मीडिया नैरेटिव चलता है उसका हाँ, आपको एकदम अपोजिट, आपको उसका कंक्लूजन लेना पड़ता है। ये अमेरिका का हाल है। तो सिर्फ भारत में मीडिया ऐसा नहीं है, अमेरिका का मीडिया ऐसा है कि हाँ। अमेरिकन को जो भी वो बोलते हैं, जैसे मैंने कल एक मैसेज डाला था फेसबुक पे कि अमेरिकन मिलिट्री ट्रेन्स बेस्ट सोल्जर्स फॉर हॉलीवुड मूवीज। तो काफी लोग चिढ़ गए, मेरे अमेरिकन दोस्त काफी चिढ़ गए, क्योंकि उनको मैंने कहा नेटफ्लिक्स पे अच्छा मूवीज बनता है, क्योंकि दिखाते हैं अमेरिकन कितने हैं। नो डाउट दे हैव ए वेरी गुड एयरफोर्स, नो डाउट, उसमें कोई बड़ा बात, उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है, दे गुड एयरफोर्स। लेकिन अल्टीमेटली आपने मुझे पिछले वीडियो में बताया था, इट्स द पायलट। दर्शकों को बता दूं कि विंग कमांडर उदय कोलाटकर जी इज वन ऑफ द एस पायलट्स, ट्रेनिंग ट्रेनर फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और इंडियन एयरफोर्स का भी एस प्रोग्राम है, सिर्फ टॉम क्रूज का मूवीज वाला भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो हैज द प्रोग्राम ऑफ क्रिएटिंग एस पायलट्स। सो उदय कोलाटकर जी इज द ट्रेनर, एंड स्टिल ही इज एक्टिव समटाइम्स। और इनका रिकॉर्ड भी है वॉर टाइम ड्यूटीज का भी। So one thing comes in, and I think you should write a book also, because you should write a book on your experiences, because I am writing a book. you, I am in the you are process. creating Indian Air Force pilots for the future, and anyone who is watching from India can get inspired by him to join the Indian Air Force and do something for the country over there. मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, तो भारत को मैं बाहर से ही मैं करता रहता हूँ, लेकिन सपोर्ट करता हूँ हर जगह से। अच्छा, तो ये बताइए, इंसिडेंट में बताइए कि ये जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज, क्योंकि एयरक्राफ्ट को टेक्निकल कैपेबिलिटीज पे चलता है, एंड द पायलट इज द मेन पर्सन बिहाइंड इट। सो ये जो अभी मैंने उनको भी बुलाया है, अभिनव जी को, सो दैट ही कैन कम, एंड अभिनंदन सो ही कैन कम एंड शेयर हिज एक्सपीरियंसेस बिल्कुल। विद अस। सो मे बी इन द फ्यूचर लाइव एक्चुअली वीडियोस करंट बताएंगे आपको कैन, क्या वो एक्चुअली। मैं तो मेरा तो थोड़ा पुराना है बट उनको बहुत करंट चीज पता होगा। current. बिल्कुल, वो So बहुत अच्छी है। the people used to call MiG-21 as a flying coffin, and people, and it is referred, but I have never seen an Air Force pilot referred to it like that. In fact, one of the last, I've flown MiG-21 for 4.5 years and I love that aircraft. It's such a yes, fantastic. that's the general explanation by everybody, that pilots love their aircraft. And but media narrative is like this: it's a flying coffin. And the last Air Force chief, he said it's a beautiful aircraft. And so tell us ki, why the Pakistani capabilities cannot even match Tejas or any other aircraft which we have. देखिए पाकिस्तान का जो अभी मेन स्टे है वो कुछ F-16 है उनके पास और कुछ मिग 19 अभी शायद है चल रहे हैं उनके। और उनको अभी लेटेस्ट कुछ चाइना से मिला है अ, जो जहाज मिले उनको YF व्हाटएवर सम नंबर इज देयर। तो मुझे ऐसे लोग ने बताया कि वो लोग डरते हैं वो जहाज उड़ाने से क्योंकि उसमें काफी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उस जहाज suddenly it's also got bit of AI, so it suddenly starts doing things. So most उनके पायलट जो है एक्चुअली उससे डरते हैं थोड़ा। तो जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उन लोगों ने सोचा कि अब सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन पता चल रहा है कि उससे नहीं उनसे नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले मैं नेपाल में भी था। तो नेपाल में तो क्या होता है कि चाइनीज दे वो अपने जहाज वगैरह बेचने की कोशिश करते हैं और वो
ये दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन, मेरे को कहीं से पता है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नाम लूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि उनको काफी उसमें कमीशन मिलता है। जो जो स्टेट लेगा, जो लोग डिसीजन लेंगे उसके लिए उनको काफी मिलता है, मे बी 30% के करीबन उनको मिलता है कमीशन। तो इसलिए उन लोगों ने ये जो जहाज है उन्होंने लिया है। लेकिन फाइनली तो पायलट ही चलाएगा ना उसको, तो पायलट को समझ में नहीं आना चाहिए कि है क्या चीज़। अगर हर चीज़ का जो ओरिएंटेशन है वो चाइनीज़ है, तो फिर वो नहीं चला पाएगा उसको इतना अच्छा। और इसलिए, और हम लोग जो है फाइटर पायलट जो है, हमको जहाज का 100% कैपेबिलिटी पे विश्वास होना चाहिए। मीन्स अगर कोई भी सिचुएशन में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो हमको वो चीज़ एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। जैसे सिर्फ ये नहीं कि चलाने में, दूसरे दुश्मन से लड़ने में, तो हमको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि अच्छा ये पोजीशन में, इतने एंगल ऑफ अटैक में ये सुपर स्टॉल होगा कि नहीं होगा, या उसका इंजन फ्लेम आउट होगा कि नहीं होगा। ये सब हमको एक्चुअली लाइव, हमको हाथ अंडर आवर कंट्रोल, वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट। तो ये चीज़ जो है नहीं हो रहा है, जो जहाँ पर उन लोगों ने बेचा है। मुझे तो लगता है वो चाइना में भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे को जो मिला कि जो अच्छे हैं पायलट्स वगैरह, सब अच्छे हैं उनके, लेकिन जो एक्सप्लॉइट कैपेबिलिटी है उनका सिर्फ वेस्टर्न जहाज़ों के साथ है इतना। वो अच्छे पायलट्स हैं, लेकिन जब उनका खुद का मशीन होगा तो इतना मीन्स ओनली बहुत ही कम लोग हैं जो उसको ठीक से फ्लाई कर पाते हैं। और हमने देखा है कि काफ़ी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं उनको, जैसे उनका काफ़ी एयरलाइन एयरक्राफ्ट भी है जो लोगों ने जैसे नेपाल में लाके खड़ा कर दिया। खरीद तो लिया, लोन तो मिला चाइना से और कमीशन भी मिला, पर जहाज जाके खड़ा हो गया वहां पर, और पिछले 10 साल से खड़ा हुआ है। पायलट्स भी रखा उन लोगों ने, और पायलट्स यूज ही नहीं कर पाते वो, क्योंकि शायद एक दो फ्लाइट करेंगे वो ऐसे करके। तो उसमें उसमें मुझे लगता नहीं है कि उतना उनका टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है। अ, मैं बुरी तरह तो नहीं कह सकता हूँ, डेवलपमेंट फेज में है, शायद बाद में उनका ठीक हो जाएगा, पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है थोड़ा अभी उसमें तकलीफ है उनको। और इतना जितना आप देखते हैं ना, इतने उनके पास फोर्सेस है, वो शायद इतना यूज नहीं कर पाएंगे। उसका 10% अगर यूज कर दे तो देखने वाली बात होगी, मेरे 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 तरफ से। नहीं, जनरली मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि चाइनीज अमेरिकन के साथ है कि आई 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 लाइक चाइनीज अमेरिकन, लेकिन जनरली एक्सपीरियंस देखा है कि दे आर नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल, वो सिस्टम्स ओरिएंटेड नहीं है। दे आर वेरी गुड इन क्रिएटिंग द, क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल एप्लीकेशन, स्मॉल स्केल बिजनेस एप्स, लेकिन प्रोसेस में वो अगेन द इंडियंस स्कोर ओवर देम। प्रोसेस में, डेटाबेसेस में वी स्कोर ओवर देम, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, स्पेशली द पीपल फ्रॉम द इंडिया बैकग्राउंड। उनका वी हैव मोर डेप्थ ओवर देयर। और सो दैट इज, आई हैव नोटिस दैट, मैं ऐसा नहीं है कि ऑल आर वेरी गुड पीपल आल्सो देयर, बट दे आर नॉट प्रोसेस पीपल, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल सही बात आपने बोला, क्योंकि काफी लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि जिसको थोड़ा कमांड ऑफ लैंग्वेज है, जैसे आई थिंक इंडियंस हैव गुड कमांड वो इंग्लिश, एंड दे इंडियन, मेरे ख्याल से काफी डेप्थ में स्टडी करते हैं, दे वाइडर थिंकिंग, वाइडर रेंज ऑफ No, एप्लीकेशन यूज the करते Indians are better than even any kind of European also in terms of process thinking. We are better than them. हैं। And एब्सोल्युटली। database, because I used to run an IT firm, so I know how it is. अच्छा। And the database programming mein, nobody can beat the Indians. Nobody. Nobody. In fact, I accounting, numbers, database Both my programming. sons are in that only. Yeah. One is in space, one is dealing with space, one is dealing with software. He started two companies, so both of them are into that And I say it only. unapologetically, I say, क्योंकि मैं सब तरह के लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, लाइक आई हैड एम्प्लॉयज फ्रॉम मैक्सिकन ओरिजिन, आई एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, चाइनीज ओरिजिन, इवन पाकिस्तानी ओरिजिन एम्प्लॉय, पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे अमेरिका में आके पाकिस्तानी भी, यू विल कॉल देम अमेरिकन ओनली। तो
उनमें से इंडियंस यूज्ड टू स्टैंड आउट एवरीवेयर. इंडिया विल स्टैंड आउट विद द डेटाबेस प्रोग्रामिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें वी ऑल स्टैंड आउट. और हमारे जो साधारण व्यक्ति भी है उसमें मोर सिस्टमिक अप्रोच है, नॉट लाइक ए फ्रंट एंड यूआई. वो तो इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग नाउ आफ्टर दिस न्यू गवर्नमेंट, वेयर दे आर प्रमोटिंग दीज स्किल्स आल्सो, व्हिच इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. नहीं तो अमेरिकन के सारे सीईओज इंडियंस कैसे बन जाएंगे सारी कंपनीज बिल्कुल, अभी देखो प्राइम मिनिस्टर आपका प्रेसिडेंट शायद बन जाएगा नेक्स्ट, विवेक के. विवेक रामास्वामी. रामास्वामी, प्रोसेस गाय. बहुत ही होशियार आदमी, बहुत ही एग्जैक्टली, होशियार. अमेजिंग. लाइक कल उसने जो मेहदी हसन को जो उसने चुप किया उसने सीएनबीसी पे, इससे इससे वन ऑफ द रिमार्केबल डिबेट्स जहाँ पे एक वो भी इंडियन ओरिजिन मुस्लिम है वो मेहदी हसन, बिल्कुल. लेकिन इज एंटी इंडिया, उसको हिंदुओं से कुछ खास नफरत है. एंड so with that kind of biased mindset you cannot be a process guy. You करेक्ट. आपको फिर वापस वो डॉगमेटिक थॉट प्रोसेस में आना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट, डॉगमेटिक में तो बॉक्स के अंदर बंद. बिल्कुल. सो विच इज टोटली रॉन्ग. अच्छा, इसमें मुझे बताइए कि लोगों को हमेशा ये उत्सुकता होती है. आई बीन अ डाई हार्ड फैन ऑफ तेजस. द मोमेंट आई सॉ तेजस या एंड आई लव हिम 20 years, जब भी चला है प्रोग्राम आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड दैट प्रोग्राम. या और एक दो बार जाके मैं देख भी कर भी आया हूँ स्वयं इन इंडिया में, बैंगलोर में. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट, ब्यूटीफुल लुकिंग एयरक्राफ्ट. सो टेल मी वन थिंग दैट लोगों को डर रहता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न मीडिया प्रोपागेंडा कि चाइना एक हवा है. बट इंडियन सोल्जर से जब बात करता हूँ मैं, किसी भी बहुत सारे मित्र हैं हमारे, तो दे दे आर टोटली सेइंग कि चाइना इज, if the government tells them what to do, they will, Chinese soldiers are no match for us. बोलते हैं वो लोग, खुल के बोलते हैं. सही But बात. still China has occupied territory of India, you know? और आप तिब्बत की बात कर रहे, साउथ तिब्बत की बात कर रहे थे. महाभारत में रेफरेंसेस है 5 बार. चाइना, चीन जो है भारत को कर देता है, हस्तिनापुर को. तो उन्होंने बिल्कुल. तो 7,500 साल से कर दिया नहीं है. So we can ask them this question. And the Tibet is naturally India's backyard, क्योंकि वो यक्ष जी. राक्षस की भूमि है. And it is a very sacred place for us. So Lhasa is belongs to India. Guangzhou province also is part of India, was part of India. बिल्कुल. बिल्कुल. Guangzhou में तो शिव या जी की, नरसिंह देव की मूर्तियां निकलती हैं, अभी भी हैं. ऐसा नहीं कि हटा दिया. टेराकोटा के सारे वॉरियर्स was an remembrance for the महाभारत वॉर. इसी बिल्कुल. तरह के चैरियट हैं, 5 घोड़े वाले चैरियट्स हैं वहां पे. बिल्कुल सही बात है. मैं And चाइना चाइना रह के आया हूँ मैं वहां पर, तो मेरे को ये मालूम है, सब जगह देखा देखा है. you feel like you're in India over there. You feel like you're in India. Ancient places में जाएंगे तो. But the Chinese Communist Party is different. Chinese Communist Party का अभी तो हम देख ही रहे हैं क्या हालत हो रहा है. So tell us कि Indian Air Force can it stand against China? That's a question asked by Siddharth. And how much human factor plays in today's drone war? देखिए, ये जहाज जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम उनको दिन में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि शोल्डर फायर्ड मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बहुत ही डेडली है. और वो जहाज दिखते ही उसको उस पर लगा देंगे इंफ्रारेड गाइडेंस में, और उसको नुकसान हो सकता है जहाज को. तो हम लोग दिन में तो यूज नहीं कर सकते फाइटर जहाज को. दिन में हम ड्रोन को यूज कर सकते हैं. क्यों ड्रोन को यूज कर सकते हैं? क्योंकि ड्रोन्स का चीप होते हैं ना. एक तो ड्रोन बहुत ही चीप रहता है, और ड्रोन को आप प्रोग्राम करके भेज दीजिए एनिमी के अगेंस्ट, उसमें कुछ कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है. उनको प्री प्रोग्राम रूट में, आजकल एआई के साथ तो अभी देखिए, हम लोग ने मून पे लैंड किया है, इसका मतलब हम लोग इतना दूर से, और हम लोग ने जमीन से कुछ नहीं कंट्रोल किया है, वो ऑटोमेटिकली वहां जाके मून पे जाके लैंड किया है. तो देखिए एआई इतना तगड़ा हो गया है कि वो डिसाइड करता है कि ट्रेन ठीक है कि नहीं लैंड करने के लिए. तो अभी जैसे अभी, और एआई बहुत चीप भी है, अगर हम उसको इंस्टॉल कर देंगे जहाज पे स्पेसिफिक टारगेट के साथ, तो शायद हम वो टारगेट को उड़ा सकते हैं इवन विदाउट एनी कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड. और वो स्पेसिफिक, बिकॉज एक्यूरेसी चाहिए ना हमको. हमको जनरल एरिया में नहीं उड़ाना है. हम अमेरिकन जैसे नहीं है कि पूरा जैसे एरिया में उड़ाते हैं. तो वो लोग दे हैव दिस ह्यूज बॉम्ब्स, यू नो, व्हिच दे ड्रॉप्ड इन इराक, कि पूरा वो 5-6 स्क्वायर किलोमीटर्स के जो भी अगर मनुष्य आदमी होगा,
तो उसके लंग से हवा को निकाल देते थे। इतना कितना बड़ा बॉम्ब उन्होंने डाला उसमें। और जैसे हिरोशिमा नागासाकी आपको मालूम ही है। तो हम लोग वैसा नहीं करते, हम लोग स्पेसिफिक टारगेट में जाके वही टारगेट को उड़ाते हैं। तो हमको ज़्यादा कोलैटरल डैमेज हमको हमारे कल्चर में ही नहीं है कि किसी को अननेसेसरली मारे। तो इसलिए जो एआई है, इसके के साथ तो बहुत ही डेडली हो गए ड्रोन्स। और दिन के टाइम तो हम ड्रोन से ही मारेंगे, और रात के टाइम फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज कर सकते हैं। बट आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा आई थिंक। और इतने इतने कंपनीज ने ऑलरेडी लाइसेंस के लिए अप्लाई करके उनको मिल भी गया है, ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है अलग अलग टाइप्स के ड्रोन्स। कोई रिकॉग्निशंस के लिए, कोई यू नो जैसे ये प्रेडेटर ड्रोन है, ये आप हजारों किलोमीटर दूर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन टच है वो भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई काफी मूवीज में दिखाते हैं कि वो कॉकपिट पे बैठा हुआ है, लेकिन यूएसए में बैठा हुआ है, और जो अफगानिस्तान में कंट्रोल कर रहा था किसको उड़ाना है, किस कौन से टारगेट को उड़ाना है। तो वो चीज हमारे साथ भी होगा। ओनली प्रॉब्लम इसमें ये है कि माउंटेन्स के टाइम थोड़ा पिकअप इतना अच्छा नहीं है। प्लेन्स में तो चल जाता है, लेकिन माउंटेन्स में इंटरफेरेंस हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास अभी एआई आ गया है, और एआई मैपिंग, ग्राउंड मैपिंग वगैरह, उससे बहुत ही फायदा होगा हमारे को। और इतना इजी नहीं होगा जो ये लोग बोलते हैं कि ये टेक ओवर कर देंगे, नॉन, इतना इजी नहीं होगा मेरे ख्याल से। हमको देखिए, एक तो आप यूक्रेन में एक तो चीज तो देखिए कि न्यूक्लियर वॉर होते होते कितने बार रशिया ने थ्रेटन किया न्यूक्लियर वॉर होगा। अभी देखो, आज या कल न्यूज आया है कि यूके में भी डिप्लॉय हो गया है अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स। यूके के पास ऑलरेडी थे, अभी अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स यूके में आ गए, उससे रशिया को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो न्यूक्लियर वॉर करीबन आप सोचिए, वी आर pretty close to it. Hopefully, it should never happen. I hope so. If Vivek Ramaswamy comes, then I don't think it will happen because he will probably recover from it. But you never know how the situation goes, and I hope we don't get into that because one तो tactical nuclear weapon. वेस्ट का हमेशा सुइसाइडल अप्रोच रहा है इतिहास में। बिल्कुल यूरोपियंस ऑलवेज अ सुइसाइडल अप्रोच, क्योंकि वन लाइफ सिंड्रोम की जो बीमारी है इनको, कि वी हैव ओनली वन लाइफ, सो दे वांट करेक्ट, टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। एंड इनके बारे में तो भगवत गीता का 16वां चैप्टर ही बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि असुर किस तरह सोचता है। तो बिल्कुल सही देन बात। मैं भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़ता हूँ रोज। प्रवृत्तिं बहुत ही च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। तो यू कैन सी दैट कि पूरा सब कुछ प्रोपेगेंडा है, लाइक द यूरोपियन इतिहास प्रोपेगेंडा है, सब बिल्कुल कुछ प्रोपेगेंडा है, लाइक देयर इज नो रियलिटी। मतलब जितना पढ़ता हूँ, अभी मैं कल ही मैं 15 पुस्तकें लेकर आया यहाँ से लाइब्रेरी से, बिल्कुल जस्ट टू स्टडी देयर हिस्ट्री। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि इनका जो नेटिव साइट्स कहाँ कहाँ है, सब कुछ झूठ, सब, लाइक देयर इज नॉट अ बिल्कुल सिंगल ट्रूथ। और the irony is their own authors expose it, their own करेक्ट, authors. So there is a small minority of truth seekers also there, which we love. Sattology पे हम लोग बुलाते भी हैं बार बार उनको। तो so the truth is the biggest casualty today, and AI kind of war तो या totally अधार्मिक है यहाँ पे, क्योंकि when you are not involved, dharma is also not involved, machines are fighting the war. करेक्ट। So And that can go anywhere. That can go to anywhere, any extent. no ethics, because it is learning what you're teaching, programming. Correct. And if Correct. you have bad behavior, then AI will behave badly because it's catching up is a live memory. Not only that, it's if you have AI learning, that means the AI learns, it could probably be smarter or more ruthless than a human being, Correct. based on whatever targets are Correct. there. You know, it doesn't know kids, it doesn't know children. If suppose a human being is firing, he'll say, "Look, women, children are there, don't fire." But AI doesn't know all that, so it'll just go and fire. You know, that's a problem. Yeah, because And people who are programming it are thinking like that. कि मार दो. It is not just a Islamic problem. ये तो Christianism का भी problem है. yeah, Islamism problem तो है ही कि women and children should be attacked, and Christianism problem is also the same problem. And we have बिल्कुल seen the most ruthless human rights violations against women and children have been done in those cultures.
बिल्कुल। ये जो इतिहास है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम माय ओपिनियन, इट इज अ No, हिस्ट्री no, रिटन इन द बुक. absolutely, you're right, 100% right. So So yeah, it's according very. to you, is the third world war possible? Third European war, not even world war. And I wanted to actually come to that because if you know, First World War was caused because of a tiff between cousins. All these royal family, they were all अभी हमको इसको related. वॉर का डेफिनेट वी नीड टू स्टार्ट कॉलिंग इट यूरोपियन वॉर्स. जयशंकर जी हैज ऑलरेडी सेड इट. Exactly, it's European wars. So you're very true about that. So the European war, the first European war was started because of cousins. You know, the royalty didn't like each other, so they decided that okay, now we got to sort out. So that's why 20 million soldiers or other people died. Luckily, less civilians died then, more armed people. But in the Second World War, what happened because of the First World War? It was so ridiculous. The whole concept of the Second World War, why it happened was because of the atrocious this Versailles Treaty, which caused Germans to be humiliated and thereby uh, and so the Second World War. Now, if you see, we had almost 1.5 million Indian soldiers there fighting for the British. But if you see in the Imperial War Museum, there's very little mention about it. They don't talk about the fact that there were 1.5 million Indian soldiers involved in that war. And similarly, they didn't talk so much about the fact that the Russians actually turned the course of the war. After Moscow, after the defeat at Moscow, when the Germans were running and the Russians were bombarding them from the back, the first people to take Berlin, which is the capital of Germany, were the Russians. And they were the first people to enter Berlin. So So basically, the Second World War, whatever happened because of the Second World War, was a Cold War, okay, which caused a lot of other wars, like Vietnam was caused, South Korea war was caused. So many countries all over, including maybe India, Pakistan, by the way. Pakistan was created because of uh, a Cold War. I feel so, but a lot of people try to defer that. But it's not. I don't. There's enough proof now that it was caused because of the Cold War. So the Cold War itself caused a lot of wars around the world, and in that both these powers took part. Okay, they used to give arms and ammunition and stimulate the war, keep it firing. So same thing is happening actually in a way in Ukraine. It's a part of the Cold War. It's a carry forward from the Cold War, which has happened because of the Second World War. Okay, so now if you're saying Third World War, we're already practically in the start of a Third World War. It's already, I'd say, the only thing that's keeping it away from each other is killing each other is the fact that nuclear weapons are no winners. It's nobody's going to win. So Oppenheimer movie is going around. So that's kind of interesting that it's come out at this stage because the fact is that there is nobody surviving after that. You know, maybe at least in Europe and all that, everybody will be gone, finished, wiped out. So let's and the fact is, there's no other way to sort out this problem except reconciliation, finding out some way. Now, because both the people involved actually is between two people, Zelensky, maybe Biden, Zelensky, and Putin. And his personalities are actually going to decide the fate of the world because Zelensky says, no way, I'm not going to get into any talks with this guy. He's a thug. And Putin, he doesn't, he'll carry on, sending people. No, I'll coin a new term that all these countries, just like Pakistan hates Hindus, and all these countries are driven by hate. They need an enemy to survive. आप अमेरिका का भी इतिहास देख लीजिए. सद्दाम हुसैन एनिमी है, फिर गोरबचेव भी एनिमी रह चुका है, अब पुतिन एनिमी है. दे नीड एन एनिमी टू सर्वाइव. ये फॉल्ट है अब्राहमिक फिलॉसफी का. ये वन लाइफ सिंड्रोम वाला फॉल्ट है ये. लाइक बोरिस जॉनसन. एंड द Yeah. फनी थिंग इज द कमेडियन इज रूलिंग यूक्रेन. Can you imagine that? Comedian is ruling, जो कि who used to do nude shows. He used to do nude shows, and I've he's seen the some. one who's running the country. And that too, he is a puppet. Actually, the Ukrainians जो इन लोग के जो close group के लोग हैं, Yeah. they came to USA. Each one of them
bought a cash $1 million home, each one of them. And Yeah. rich people, filthy rich people, expensive cars. मैंने तो Correct. स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि and people are surprised कि how come they have money and they're coming from this thing, and then people are naturally assuming it is American money which is going into their hands. अच्छा, Yeah. उसका एक और फॉल्ट भी हुआ है कि American weapons supplied to Ukraine landed up in Mexico, drug lords Yes. Yes. Absolutely. They will and soil the black market. black markets, and many of those weapons, the sophisticated missiles, starting with the Z, the hand-shouldered missiles, Yeah. they landed up in Europe. Yeah. And so Europe will have much more terror problems. तो ओवरऑल देखा जाए तो भगवद गीता अगेन फर्स्ट असुर का जो है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, दे Absolutely. डोंट नो व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन. Yeah. तो Yeah. आपको उनको योग भी सिखाना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम, so wing commander Uday also is not only a aspirer but also a yogi also. So I believe that. Yeah. Totally. You so see, tell I think what karma, what is good karma? Good karma is when you do good things to yourself. And karma is what? It's a duty. Okay. So God has given us this gift of life. If we don't look after it, then we are doing bad karma. If we eat trash and try to just, start smoking and drinking unnecessarily and doing things, that is bad karma, which is going to catch up with you at some time. Sometimes you'll get the punishment immediately, sometimes you'll get in the next lifetime, who knows. But you know that karma is going to catch up. So good karma is looking after yourself, looking after your body, so that you stand straight till the time you have to go. Okay, that means you never fall ill. You never go through a prolonged periods of illness. You just fall. And that is what I think is good karma. And we have to, and that is what we learn from. So Asuras don't understand that. They think that, like you said, they think there's one life and just enjoy it as much as possible. They don't understand that whatever karmas you do in this life, you're going to pay for it in the next one, or maybe in this one itself. this one So itself. that is, and your family also might pay for it. That's the अच्छा, first एक part. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था Zhang Buddha ka. Zhang Buddha, what is your real name? Please do write it over here because I think it's not a real name. Looks like. I may be wrong. Last time I made a mistake on Vin, so I don't want to assume anything. So इनका क्वेश्चन है कि तालिबान और अफगानियों ने बिना किसी आर्मर के हरा दिया, विदाउट लॉजिस्टिक्स, बट पॉसिबल नहीं है. विदाउट लॉजिस्टिक्स नो वॉर इज फॉट. देखिए, व्हाट इज. आईएसआई ने कितना उनको अफगान को हेल्प किया है, पूरा आर्म्स, एमिनिशन, फूड, and plus Afghan were fighting in their own country. See, when you're fighting in your own country, you take it off the land. You don't need anybody to support you. If you're fighting, say, India, and somebody attacks, you do guerrilla warfare or whatever, and the terrain is such, it's mountain terrain. So जैसे शिवाजी ने पूरा मुगल आर्मी को उल्टा सीधा करके मराठा एम्पायर बनाया, वो ऐसे ही अफगानिस्तान वाले अभी कर रहे हैं. Okay, so the terrain is important. It is your will to fight. It is a leader you need, and it's also a kind of a philosophy by which you fight. You don't fight for, uh, you know, just normal reasons. You're fighting to save your family, to save your country, and you're fighting on your hometown. You're fighting for your home. जैसे आपके घर में कोई घुस गया है, तो आप क्या उसको करने देंगे? जो भी उनको उसको तो मार डालेंगे ना आप छोड़ेंगे थोड़ी उसको. अगर आज चांस मिलेगा तो आप मार डालेंगे, चाहे किसी भी तरह. तो जैसे वैसे ही चीज है अफगानिस्तान का. जो अफगानिस्तान में जो लोग घुसते हैं वो तो सिर्फ बाहर वाले हैं ना वो. और फाइनली उनको तो अमेरिका से काफी मदद मिल गया उनको. सो हाँ, तो बेसिकली आप ये देख लीजिए, यू हैव टू सी द टेरेन एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड. अफगान्स आर बेसिकली फाइटर्स. दे डोंट केयर अबाउट डेथ. they know they whatever go and get rewards and whatever. नहीं, But तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें कि अगर इंडिया और चाइना में या इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इज it has less strength but it has more multiplier assets. एंड आपने मुझे कल एक प्री उसमें मुझे बताया भी था कि इंडियन एयरफोर्स इज इन ए सपोर्टिंग रोल, और absolutely, and absolutely American air forces and Russian air forces are expeditionary. They have their correct. own
They have their own personnel. They can themselves wage a war. There's a Marines hai. Marines are have their own assets, completely separate assets than U.S. Army. U.S. Air Force and U.S. Navy are three different, four branches. Or the fifth branch उनका space है and sixth branch is intelligence, I which mean, is space is part of our Air Force. Huh? There's no more only Air Force. The Indian Air Space Force actually is going to be changed very soon. You'll see yeah, that happening. No more is IAF, it'll be IASF. ISF. Wow. At least now we can make a difference. Israeli Air Force and Indian Air and Space Force. That's a Absolutely. great information for everybody who is watching this show. So the एक मेरे को बताइए कि like conclusion जैसे इंडिया का इतना लैंड चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है almost like 40,000 square kilometers. मेरे हिसाब से तो 1 lakh square kilometers है because China is very small on the east only. That Correct. is the old Mahabharat position. Yes. Yes. But most of the land is occupied from till Xinjiang and everything is occupied. North of Tibet, east of Tibet, northeast of Tibet, these are all occupied. So Correct. tell, No, when even we say main apna Kailash Mansarovar that is occupied. That yes, was in India earlier. and I was not happy when they came down from Kailash Heights. But Absolutely. military is military, I trust them what they're doing because they are bigger. They know what they're doing. You know, Yeah. क्या ऐसा आपको लगता है कि they came back and without any chance of going back easily? They were told by the bosses, in Delhi to go back, come down from there. So what can they can't go against the civilian government. The bosses told them they have to vacate it. Then But what can can they they do? occupy it back or no? See, they will have to use force to occupy it, which will mean a war for sure. So so maybe Modi ji is capable of doing a lot of things. You never know; it might just happen without a war. Yeah, it will finally happen because that's what people are saying. That eventually, like you say, this whole world will become Vasudeva Kutumba, and that's what actually the main reason why she didn't come. That's what he's saying is because he didn't agree with this terminology of Vasudeva Kutumba. Apparently, that's one of the things he really No, took. that is just a media narrative. That is something else. Media narrative. No. But He- but but tell me, Mirko, I have a question there. Ki when we say Vasudev Kutumbakam, then we are also involving people who are killing and eating cows. How can they be part of a family where family one part of the family doesn't eat cows? We worship cows. We take care of the cows. I mean, as a mother. So yeah. how is it possible, Vasudev Kutumbakam, when so many things are happening? It's a foolish idea. See, one you're right about one thing, but I'll tell you the fact is that because of all these domesticated animals which we are using to the amount, if you see the amount of pollution etc. caused by them, the global warming caused by those people who eat non-veg food, uh, you know, and have these animals and all doing. So basically, they say that out of say, if you take one is the water available, the fresh water available on the planet Earth for human beings or anybody, for other wild animals, the actual consumption by the out of the consumption, 0.8 of that one or 80% of the water is used to grow these domestic animals and look after them and feed them and clean them and whatever. So the water itself, the fresh water resources of ours, is going because of the people who eat non-veg. And cows also, I don't agree that they should eat. There's no reason to eat cows because their cows are there for milk and they should be looked after. They can, I mean, the bodies and all can be used later at some stage. I don't know, but or they should be cremated. And but the point is that cow is one big thing, definitely. Basically, people who eat non-veg are causing the maximum damage to the earth today. So eventually, I think, like you say, a large in India, 75% of the population is vegetarian. There is 25% who are mocitarian. There are about 5% mocitarian who once in a while they'll eat it. But by and large, 75% of the population in India, by and large, I've seen is vegetarian. So they prefer not to have non-veg, and that is the main thing. And cows, though, is
it's a religious symbol for us. We have to worship cows. We have to look after the cow. Our Prime Minister of UK does it. He's looking after the cows. He's going and feeding them. If we have to set an example, we have to set an example by our leaders, and then subsequently it'll flow down. But this is one thing, we can always have barriers. That is one thing there. We can create barriers, but we have to find solutions. So we have to find solutions not by compromising our ethics, but by giving a good example. That's how Yeah, we bring up our children. cows are protected all over the world. Native Americans used to protect cows. Yeah, साउथ अमेरिकन में देर आर मेनी ट्राइब्स हु विल प्रोटेक्ट काउज. ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का ही है, क्योंकि सनातन धर्म का पार्ट पूरे विश्व में है. इट्स द मोस्ट यूजफुल एनिमल. सो द व्हेन वी से वसुदेव कुटुंबकम, वी शुड पुट ए कंडीशन आल्सो, एज लॉन्ग एज यू डोंट किल काउज, यू नो. yeah. क्योंकि जैसे काउ किलिंग स्टॉप होता है, ह्यूमन किलिंग भी स्टॉप होता है. वी हैव सीन एवरीवेयर. मतलब हिंदूज आर द मोस्ट, दीज द काइंडेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट, बिल्कुल बिकॉज सही. दे रिस्पेक्ट काउज एंड एवरी सिंगल लाइफ. हम लोग तो चींटी को भी नहीं मारते हैं. We respect ants You life don't also. want to unnecessarily kill any living being. That is Any one living thing. being, any living being. Or even harm anything. Even गलती से मेरे पैर से अगर वो चींटी को भी कुछ हो गया तो मेरे को बहुत बुरा लगता है. उसके पैर में कुछ हो गया तो Yeah, मैं उसको ऐसे करके उसको कुछ खिलाता रहता but हूँ. when there is a need for countries like Pakistan and China who are trying to invade and take over the land, then Manusmriti बोलती है कि the attacker must be killed. Definitely, क्योंकि because definitely, they are no an doubt attack. about it. No doubt about it. So do We you have to make the other person die for his country, not. yeah, nee, but do you think that that lethality of mindset is still there in the Indian forces? Oh yes, oh yes. There is no doubt about A it. killer instinct. There's not no doubt about it in my mind. Can't survive in the services if you Ah. show any weakness. You'll be out very soon. Yeah. So that is right. And especially when you're younger, the thing is, when you go there, if you see your friend dying or something like that, the guy who it was a group, to fight. So if you see your friend, he's like your brother officer, and if you see that guy being shot at or harmed, you just get together. So that is the duty is very important. Karma is very important. I mean, Arjuna was a Hindu, but he still had to go and kill his gurus, who were on the other side. That's the way it is. You have to do I it. mean, Arjun could kill 10,000 people in a moment. ऐसा मिलिट्री Correct. पावर आज तक कहीं भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है. He was supremely very powerful. और एक तुलसीदास जी ने लिखा भी है, भय बिन होए न प्रीत. So India cannot free Vasudhaiva Kutumbakam unless people know that Indian forces are going to land in Africa to protect Niger. Then India love for India starts growing. पता लगा, like that kind of mindset which we used to have before in Mahabharata time, चोला के समय में, recently चोला के समय में, चोला राजाओं के समय में, that mind, शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही औरंगजेब के पसीने छूट जाते थे. People don't remember कि शिवाजी महाराज आएंगे, मराठा आके आएंगे. तो औरंगाबाद में वो छावनी बना दिया उसने, और वहीं पे मरा वो जाके, औरंगाबाद में मरा जाके. तो द पॉइंट इज कि नोबडी हैज सर्वाइव्ड अगेंस्ट. लेकिन वो जो आजकल जो हमें नॉन वायलेंस का जो पोर्शन सिखाया गया है, दैट हैज अफेक्टेड आवर ब्रेन्स एंड वी, क्योंकि टू मच टॉलरेंस इज आल्सो अधर्मा. व्हाट डू यू से? See, you're right about that. The non-violence. See, everybody. There's a lot of versions about MKG, which we can't. I don't want to go into all those, but some people say that it was the whole concept of the Congress Party created by a Britisher was to make sure that they don't have problems ruling the country, and no armed resistance takes place like in 1857. That was the whole game by Congress. Congress was created for that. So it just so happened that the First World War also they said they'll give us independence immediately after that. After Second World War, then we had a mutiny where we actually had to boot them out. We threw out the British soldiers were scared of staying in India at that point. But for some reason, our leadership decided to keep Mountbatten, who made sure that there was a partition
and they made sure that Kashmir almost went away from India. You're very the Shivji or some are probably our acharyas and all who would have been in Kashmir must have made, because we all know that the human being, the body might go, but the spirit is always around and influencing us. Like your parent might go, like I think my mom is here quite often. She's helping me around, So the people who are in Kashmir, they're human beings, but there's also a lot of energies around, spiritual energies around Kashmir. So I think that's why Kashmir retained with India, because of that, those well wishers and all who were there, who lived in Kashmir, who made that such a holy land. And though I'm not a person who delves totally in, but I've come across these situations while I was flying, where I felt there was some other person who was guiding me and helping me to deal with certain situations, which were just split second decisions and saved people's lives, including mine also. So I feel that we are everything that happens. You're contacting me and all, and me talking is not by mistake or by just. It's happened for a reason. Right. So Kashmir stayed with us for a reason, and somehow we got influenced by the white people around us, and they allowed us to give away part of Kashmir. No, you are the Right. hidden secret of Indian warriors, because you know the you fit our channel profile. We try to keep a low profile, and we try to make sure that we produce good content, and also serve our communities all over the world, like not just in USA but also in India and other places also. That's what our mission is, to teach the Vedas and the Ramayana, Mahabharata. And my extensive study, I have seen, the, our Bharat has produced warriors like world has never seen, like Bharat Absolutely. Maharaj, जिनके नाम पे भारत पड़ा हुआ है. That name is a name of pride. Like Bharat Maharaj used to catch a lion with his bare hands and pull him down. That's the warrior. These are the kings we had. And Absolutely. somehow हमारे जो गुरुजन है, मेरा सबके प्रति प्रणाम है कि गुरुजनों के, आई डोंट वांट टू कमेंट, हमारे गुरुजनों ने सही बात करी है, लेकिन जो हमारे जो राजा लोग हैं, उन्होंने कभी गुरु को फॉलो नहीं किया. और आज भी हम देखते हैं कि मैनी ऑफ द वेरी स्टॉलवर्ड्स ऑफ महाभारत इन इंडिया, एक का निधन हो गया नारायण आचार्य जी का. तो स्टॉलवर्ड्स ऑफ रामायण महाभारत जो है भारत में है, 40 करोड़ से ज्यादा होंगे भारत में, इतने स्टॉलवर्ड्स, और दे देर nobody listens to them. Yeah. And I think these courses must be introduced in the Indian military academies, कि हम लोग तो शेर को हाथ से पकड़ने वाले लोग हैं, सोने की चिड़िया नहीं है, सोने की चिड़िया नहीं है, हम सोने के शेर हैं. बिल्कुल. Like we can see that, like the kind of, मैं Indian Americans को ही देखता हूँ, the kind of daredevil they show in building up a business. Vivek Ramaswamy is a great example. One example is popular nowadays. He's a Yeah. great example कि one man can do a lot of change, and he's proudly saying in a Christian party, I'm a Yeah. Hindu and you vote for me. And Americans are coming to vote for him because they Very see true. the truth in his eyes. ये तो Very हमारा true. culture है, ये तो this is our civilization. So Correct. wherever we go, we're going to shine. बट हम लोग वो किलर इंस्टिंक्ट को भूल गए, क्योंकि असुर को मतलब डराने के लिए यू नीड टू शो योर टीथ, नहीं तो वो Absolutely. भागेगा नहीं. कश्मीर में दैट्स व्हाट वी डिड. नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वी शोड आवर टीथ इन कश्मीर. नाउ देयर इज नो Absolutely. स्टोन पेल्टिंग. एंड Correct. सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल एडमिटेड that Yeah. 5,000 stone pelters are in the jail. 5,000, Correct. because Yeah. these are people who are breaking the laws. And Correct. Yogi ji has shown that if you if you engage in arson or any kind of destroying property, then your Yeah. house will be demolished. Correct. Everything stopped, because you Yeah. need to use those policies against such people. Yeah. Yeah. You have to fight fire with fire sometimes. You have to do Fire it. sometimes, all the time. Yeah. So, and tolerating nonsense is also a dharma. Absolutely. So one more time, I'm going to ask you, Yeah. so how will Indian forces punish Chinese and Pakistani aggression? They will. They will. You know.
Basically, it's the government which has to, and the government has to have the strength and the determination to punish if necessary. Now, punishment is a very so if suppose like those people who came into Kargil, most of them died. Okay, most of the I think 3,000 odd Pakistani soldiers died in the Kargil war. So what else can you do? You can't do more than that. They infiltrated into our territory. They tried to damage the country. They have harmed the country, and even take because if that thing had not happened in time, that means they were not thrown out in time, which was the end of July. It would have been a full-fledged war. That means the there was because if we lose Siachen, that would have been a grave loss for us. Now, if you look at it, see, the defense forces are controlled by the civilian government. Who votes for the civilian government? The Indian citizens vote for it. Now, if you imagine that we were willing to go to war for Siachen and not allow it to fall into enemy hands because it's a critical place, can you imagine that in 2008 or 2009, there was actually a discussion in which the party in power at that time was willing to hand over Siachen to Pakistan? So if you see, so it depends on who you vote for. We cannot go against the people you vote for because you have made the decision by voting for them that you want this kind of people. Now, suppose Bajpayee had not been there and somebody else had been there at that time, the Kargil war might have had a different angle altogether. You see, people don't understand these things. The Kargil war might have been a total shame for India if certain other people were in leadership at that time. So, what I'm trying to say is the citizens have the duty to vote. The defense will do whatever you tell them to do. They will fight for you, they will die for you. But you have to vote for the right people. If you vote for other people who might harm this country for stupid freebies or free tickets or something like that, or perpetuate free electricity, then you are going to harm this country terribly. So it is in your hands. Don't take that vote lightly. Please vote correctly with all your heart and all your truths, because that is the only way you will be able to defend this country. There is no other way we can do punishment to anybody. If our own government tells us to go, give it away. That's what it is. Thank you so much, Wing Commander Uday Kolhatkar, for coming on the show today and Thank you so sharing your much. wisdom with us. And Yes. not only you are one of the bravest trainers, and also you've been a fighter for the Indian Air Force. And thank you for coming on the show. We'll do more such shows. And you are a great, I would say, find for me that because you have very cool temperament like a warrior. Warriors are generally cool, and but determination is very strong. That's ideal characteristic of a warrior. And this is what I read in Mahabharat, but I also saw in many generals in the U.S., good generals of the U.S. Armed Forces, and also in Indian good armed forces, because they are not jingoistic, because it's there to fight a bigger war, not a small thing. So thank you all for joining. जो भी लोग देख रहे हैं, please do like, share, subscribe, tell others about us. And till then, हम लोग वापस मिलेंगे थोड़े दिनों के बाद. And tomorrow there will be another live show. Do join me, and I'm going to cover the Mahabharat in the eastern direction. Thank you and namaste. Thank you very much, everybody.